Assalamu alaikum students. It's your fifth lesson of chemistry grade ninth, and today we will discuss about the exercise, its MCQs and question number 2. Exercise of chapter number 5, its MCQs and question number 2. That's are basically short questions. So on page number 79, first MCQs is इसमें सबसे पहले जी हम बात करेंगे कि नीचे एक आपको रिएक्शन दिया गया है जिसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट की मौजूदगी में और इससे पैदा हो रहा है HCl। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ये तो सिनेरियो था ना, तो क्वेश्चन क्या है। यहाँ से हमने देखना है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब देखें इन दोनों के बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक होगा और वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये H2 और ये Cl2, अब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होना है। हमें पता है कि नए बॉन्ड बनाने के लिए पिछले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, इक्वेशन के अंदर ही बताया हुआ है ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम सनलाइट। यहाँ से आपने साथ साथ इनको नोट डाउन करते रहने, अपनी बुक साथ में आप ओपन करके रखें, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 पर आ जाएं, वहाँ पे इसको साथ साथ आपने मार्क कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जी ये सनलाइट है, इसका करेक्ट आंसर बी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जाहिर सी बात है उनकी सबसे कम होगी जिनके अंदर क्या नाम है, बॉन्ड वीक होंगे पहले से। तो जिनके बॉन्ड वीक होते हैं उनको इजीली तोड़ा जा सकता है। अच्छा यहाँ पर ना सिंपल सी बात है, इन सब के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हैं और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर नए कोवलेंट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए आपको इसके लिए इग्निशन देनी पड़ती है, इसके लिए भी अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है। हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए भी आपको हीट देनी पड़ती है, मगर आमतौर पे जब ये अब यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड है, मगर यहाँ पर NaCl आपको नज़र आ रहा है, ये एक साल्ट है, AgNO3 ये भी एक साल्ट है। और साल्ट्स को जब भी मिक्स किया जाता है, मतलब हम NaCl को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके, अगर पानी के अंदर डिज़ोल्व करके एक बीकर में रख लें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिज़ोल्व करके दूसरे बीकर में रख दें, अब इन दोनों बीकर के अंदर मौजूद सॉल्यूशन दोनों को हम मिक्स कर देंगे ना, तो ये बगैर किसी हीट के रिएक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट इज़ आंसर सी। इसमें क्वेश्चन MCQ नंबर 2 का आंसर हमारा सी है। इसके बाद फॉर द फॉर्मेशन क्वेश्चन MCQ नंबर 3 है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल विच हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें बात यह है कि हमने हाइड्रोजन हैलाइड पहचानना है। अच्छा इसमें देखें जी, ये हमारे पास हाइड्रोजन है इसके अंदर और ये हमारे पास हैलाइड है, H हाइड्रोजन Cl हैलाइड, यहाँ पर H हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हैलाइड है। इसी तरह H और Br, H हाइड्रोजन Br हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। अब इनको हमने देखना है कि इनमें से किसको बनाने का अमल जो है वो एंडोथर्मिक होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसमें जो आपका आंसर है, इसमें सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो होता है HF, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो इसमें से इसको बनाने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हमारा आंसर बी है, ऑप्शन बी है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को बनाने के लिए बेसिकली एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा MCQs, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या कुछ पैदा होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको ना एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास एथेनॉल बन रही है, ठीक है, C2H5OH ये एथेनॉल है, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, इसमें आमतौर पे केमिस्ट्री में इस बात को मतलब नॉर्मल समझा जाता है कि जो बाय प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न नहीं है, उनको आमतौर पे इक्वेशन में नहीं लिखा जाता।
यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करनी थी, सो इक्वेशन के अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया, वाटर के बारे में बात नहीं करनी थी, तो इस वजह से यहाँ पर वाटर नहीं लिखा गया। इस प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में वाटर भी पैदा होता है। तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें तो एमसीक्यूज़ में एथेनॉल एटीपी एनर्जी पैदा हो रही है, एथेनॉल बी पैदा हो रहा है, वाटर बी पैदा हो रहा है। तो एनर्जी, एथेनॉल एंड वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास एनर्जी एटीपी, एथेनॉल, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वाटर होना चाहिए था, बाय प्रोडक्ट था। एनर्जी और एथेनॉल हमारे प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न थे, उन पर हमने ज़्यादा उस पर बुक में ज़्यादा फोकस किया गया, और वाटर पर हमारा कंसर्न नहीं थी, इस बेसिकली बुक में कंसर्न नहीं थी, इस वजह से वाटर को यहाँ पर सिग्निफाई नहीं किया गया। यहाँ पर वाटर भी ऐड होता है। तो हमारा आंसर है आंसर सी, आई थिंक, जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे द रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें से कौन सा जो है रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। देखिए, ऐसे रिएक्शन जिनका रिवर्स होना आसान हो, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अब देखें, ये हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन इसमें दिखाया जा रहा है ए बी रिएक्टेंट सी डी प्रोडक्ट, ये हमारा ए, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट आ गया। अब बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन तो उसके एरोज भी रिवर्सिबल वाले आएंगे, तो और सी डी। तो अब ए बी से सी डी बनना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। यहाँ पर अगर आप देखें, ए बी एनर्जी के हाई लेवल पर है और सी डी एनर्जी के लोअर लेवल पर है, मतलब सी डी से वापस जाना हो तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यहाँ से वापस जाना हो ना, इस सी डी से वापस ए बी बनाना हो, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे। इसमें से कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, किस रिएक्शन में सी डी से वापस ए बी बन सकेगा। अब यहाँ तो सी डी से ए बी बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसमें डिफ़िकल्ट है ए बी को बनाना। यहाँ पर सी डी और ए बी तकरीबन सेम एनर्जी लेवल पर हैं, तो इसमें बनाना तो वैसे ही मतलब सेम है, रिवर्सिबल होगा ये। इसमें रिएक्शन जो है सी डी से ए बी की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये अब हमने एक ये देख लिया कि जिसमें ए बी और ए बी से सी डी बनाना और सी डी से ए बी बनाना तकरीबन सेम एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों केस में। अच्छा, सी में है सी डी, अच्छा ए बी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनाने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है। मतलब यहाँ से रिएक्शन फॉर्मूल में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है, रिवर्स में आने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट जब बन रहे होंगे तो उसमें क्या नाम है, मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और प्रोडक्ट को कम एनर्जी की ज़रूरत है रिएक्टेंट में टूटने के लिए, तो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट में टूटता रहेगा। ज़्यादातर रिएक्शन हमारा इस तरफ कंसंट्रेट हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टेंट मिक्सचर में मौजूद होंगे। मतलब जिस जगह पर रिएक्शन हो रहा होगा, उस बीकर के अंदर हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा मौजूद होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मौजूद नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए टूटना आसान है, उसे कम एनर्जी देनी पड़ी है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, और इसमें प्रोडक्ट रिएक्शन रिवर्स में तो जाएगा, मगर एक बार रिवर्स में चला गया तो फॉरवर्ड में आना उसके लिए मुश्किल है, फॉरवर्ड में उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये रिएक्शन दोनों तरफ चल नहीं सकता, मतलब फॉरवर्ड में जा नहीं सकता, रिवर्स में आ सकता है, दोनों सी और डी ऑप्शन में। और ऑप्शन ए रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकता है, रिवर्स में आने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सिर्फ बी वाला केस ऐसा है जिसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के लिए भी, रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, रिएक्शन को रिवर्स में लेके आने के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चल रहा होगा और रिवर्स में भी चलेगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में एनर्जी सेम है। सो इस बार हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे जी, व्हाट डज इट शो व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। जब हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उस वक़्त हमें केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या नज़र आएगा, क्या चीज़ होगी जो हमें ये बताएगी कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके लिए क्या होना चाहिए,
इसके लिए होना ये चाहिए, जैसे ये है ना कि रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कम करें और जब प्रोडक्ट बने तो रिलीज़ ज़्यादा करें। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कम करे, रिलीज़ ज़्यादा करें, ये सेम ये वाला सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट ए और बी के बॉन्ड, ए और बी के बॉन्ड जो है ना वो वीक होने चाहिए, सी और डी के बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है ना, इसके बॉन्ड वीक होंगे तो कम एनर्जी से टूट जाएंगे। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है ना, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान में होंगे तो फिर आपकी एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो एनर्जी अब्जॉर्ब कम हो, रिलीज़ ज़्यादा हो। अच्छा, शो द बॉन्ड विच ब्रेक आर वीक देन दोज आर फॉर्म। वो बॉन्ड्स वीक होंगे जो बन रहे हैं, देन उनके सॉरी क्या नाम है, वो बॉन्ड वीक होंगे जो टूटने हैं। ठीक है, जो बनने हैं उनकी निस्बत, मतलब बनने वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, टूटने वाले वीक होंगे। वैसे हमें वैसे ही पता लग गया कि इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए ही ठीक है। इस सेकंड और सेकंड ऑप्शन में जी ब्रेक होने वाले स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। अगर बॉन्ड जिनको ब्रेक करना स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक नेचर के रिएक्शन जो होते हैं उनको कोई कंसर्न नहीं होता बॉन्ड फॉर्मेशन के, ये तो वैसे स्टेटमेंट ही गलत होगी। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है उसके साथ, एनर्जी के चेंजेस के साथ, तो ये तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल ख़राब होगी ना। वैसे तो ऊपर भी ख़राब है। अच्छा, इट शो द रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल दैन द प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से, चीज़ का स्टेबल होने का मतलब क्या है कि उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर चीज़ स्टेबल है तो उसे तोड़ने, एक चीज़ मजबूत है, स्टेबल है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है, हमारा ऑप्शन ए ही ठीक है। ठीक है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर मिक्सड द टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा, ये एक एसिड है HCl, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है आपने मतलब एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने HCl डाल दिया। ठीक है, और उसके अलावा आपने अपना NaOH डाल दिया। NaOH डालने के बाद वो बीकर हीट होना शुरू हो गया। बीकर अब हीट होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी बीकर से बाहर जा रही है। ठीक है, हीट जो है बीकर से बाहर जा रही है, हमारा सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव है, मतलब सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, सिस्टम में से एनर्जी माइनस हो रही है, नेगेटिव चेंज एंथैल्पी का चेंज है। और जो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन, हमने यहाँ पे देखना है जी के बॉन्ड की डिसोसिएशन है। यहाँ पर एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो वहाँ उसके टूटने से, डिसोसिएट होने से 412 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो बॉन्ड के टूटने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना। तो फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव एंथैल्पी चेंज टू क्लोज टू 412। एक बॉन्ड के टूटने से 412 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का चेंज आता है। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके करीब तरीन होगा। अब देखें, इन सब में जो है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है, तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कार्बन से तमाम हाइड्रोजन लैदा हो गए हैं, मगर नए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पर ये ना, ये वाले में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, तो सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें जी, अच्छा अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में रिलीज़ भी होगी। ये केस है, प्लस माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा, इसको देखते हैं। मगर अभी सेकंड ऑप्शन को देखें। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में भी सेम कंडीशन है जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और उस नए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये तकरीबन सेम ऑप्शन आ गए यहाँ पर। अच्छा, मगर ऑप्शन सी जो है वो उसमें चेंज है,
उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में ही मौजूद है, मतलब एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब हुई है, कोई रिलीज़ नहीं होगी अब, क्योंकि कोई नया बॉन्ड बन नहीं रहा। अब थर्ड वाला है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ साइड पर 4 हाइड्रोजन अटैच हो आमतौर पर होते हैं, ठीक है जी। ये आपको 4 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे हाइड्रोजन के। अब ये 4 हैं, ठीक है। एक के टूटने से 412 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का चेंज आएगा अगर एक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर बाकी 3 वैसे के वैसे रहने चाहिए कार्बन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ बाकी 3 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही हैं और एक हाइड्रोजन का चेंज है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन इसमें से रिलीज़ हो गया, निकल गया। अब इसका मतलब यहाँ पर भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर हम बात भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में करें तो यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल तकरीबन सेम होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सबके साथ हमें डील करने की ज़रूरत ही नहीं। उस फर्स्ट को सिर्फ हम देख सकते थे क्योंकि फर्स्ट में ये होना था कि एनर्जी कुछ क्या नाम है इसमें रिलीज़ भी हुई थी, मगर वो क्या पता एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो। जाहिर सी बात है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो सकती है, क्या पता इससे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। अच्छा, इसके बाद हम ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 9 पर आ जाते हैं। यहाँ एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की, और ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उसकी एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है, वो है यहाँ पर 146 एंड 296। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 146 है और डबल बॉन्ड की एनर्जी 296 है, 496 है, ठीक है। तो ये वाली इसके लिए, ये वाली इसके लिए रिस्पेक्टिवली हम फाइंड करेंगे कि एंथैल्पी का चेंज जो है किलो जॉल पर मोल में कितना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारा एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होना है जी, होना ये है इसमें से एक बॉन्ड यहाँ से एक ऑक्सीजन ने निकलना यहाँ, और मान लो कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों के तीनों यहाँ पर आएंगे। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़े और वो ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन से भी बॉन्ड तोड़े, ये फ्री हो के यहाँ पर जाए, और बाकी अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, ये वाला बॉन्ड बनाए। तो इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी। हमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जीज बता दी गई हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ डील करना है कि क्या एनर्जी चेंज आने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही दी गई, हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने में या बनने में कितनी एनर्जी मिलती है। तो ओवरऑल इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर है -102 किलो जॉल, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आपका जो 10th एमसीक्यूज़ है, 10th एमसीक्यूज़ में देखेंगे व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नोट अकर, नीचे दिया गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्यों नहीं है, डायमंड से ग्रेफाइट बनता क्यों नहीं है। अच्छा, डायमंड के अंदर ना कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन आमतौर पर 4 बॉन्ड बनाता है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्लासेस में। तो कार्बन कार्बन का होता है 4 बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनते हैं ना, 4 बनाता है कार्बन, तब ठीक रहता है, तब ये स्टेबल होता है। मगर ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन के होते हैं 3 बॉन्ड। अब एक चीज़ की वैलेंसी 4 है, उसके अंदर कैपेसिटी 4 बॉन्ड बनाने की है, वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसका एक बॉन्ड फ्री रह रहा है, वो स्टेबल ही नहीं है। अब हम स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड बनाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अनस्टेबल कंपाउंड कैसे बनेगा स्टेबल से। अच्छा, तो इसके बारे में बात करेंगे, वो क्यों नहीं बनता। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज़ मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, ये तो हमें अच्छा, तो इसके बाद डायमंड हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड देन डज ग्रेफाइट, डायमंड का कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेफाइट से।
अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा, द चेंज ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमंड का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी तकरीबन काफ़ी स्टेबल होता है। स्ट्रक्चर से मुराद है कि ये इस तरह से ना कार्बन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब ये ट्रायंगल सी बन रही है ना। ये ट्रायंगल सी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रेफाइट के अंदर स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल वाला, और डायमंड के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ऐसे समझे कि जैसे वो ट्राइपॉड स्टैंड नहीं होता, नीचे तीन इसकी वो स्पोर्ट्स हैं और ऊपर एक मतलब अलहदा, वो ऊपर जिस चीज़ पर आप कोई भी लाइट वगैरह लगा सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर अपनी जगह मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है। डायमंड का बॉन्ड दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड तो सेम है, तो फिर उसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ लेस देन डायमंड। इसका तो कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ या रिएक्शन के साथ। डेंसिटी का एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़्यादातर ताल्लुक़ नहीं होता आमतौर पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी, एक्टिवेशन की एनर्जी जो डायमंड से ग्रेफाइट बनाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, असल में वो प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो ये हमारा था MCQs का पोर्शन। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन करेंगे। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपीज़ के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस क्या है। एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ सिस्टम, और एंथैल्पी चेंज इन द हीट ऑफ अ सिस्टम या हीट कंटेंट में किसी किस्म का चेंज इन एंथैल्पी कहलाता है। एंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड एंथैल्पी चेंज इज़ द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज़ के। अगर तो सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली या रिलीज़ कर दी तो वो बॉडी के अंदर उसकी हीट कंटेंट जो है वो चेंज हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी ये है, और एंथैल्पी की डेफिनेशन ये आप दोनों, ये इसका डिफरेंस है जी। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वाई बॉन्ड ब्रेकेज इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड के तोड़ने का अमल एंडोथर्मिक क्यों होता है। बॉन्ड के ब्रेकेज का अमल एंडोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में अब अट्रैक्शन है। अब इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए उस अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसे ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। इस वजह से ये बॉन्ड का ब्रेकेज का अमल एंडोथर्मिक होता है। ट्रांजिशन स्टेट बतानी है जी हमने किसके दरमियान में, हाइड्रोजन और HCl। इसके दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी। इसके दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे जी। ट्रांजिशन स्टेट जो है एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड आधे टूटे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, ये आपने डॉटेड लाइन से शो करवाना है। ये जो दरमियान में ये वाली बॉन्ड्स है ना, इसे आपने बुक के ऊपर डॉटेड लाइन से शो करवाना है। काइंडली इस बात को आपने नोटिस करना है, ये बॉन्ड्स डॉटेड लाइन के साथ होने चाहिए। तो ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए हमें ट्रांजिशन स्टेट है जी, इसके दरमियान में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में नए बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में नए बॉन्ड बन रहे हैं। इसको इस तरह से शो करवाया जाएगा। तो आपने इस तरह ये डायग्राम इस तरह से बनाइएगा, ये इस तरह से नहीं बनानी, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम होनी चाहिए कि जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान न्यू बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो है HCl के बनने के दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट। तो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे।
आपकी डायरी है, आपकी डायरी आपने एमसीक्यूज करने हैं और फर्स्ट थ्री शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी डायरी क्या है जी? एमसीक्यूज और फर्स्ट थ्री शॉर्ट क्वेश्चन, 1 2 3 short questions. Thank you so much.